बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी डियर स्टूडेंट्स, टेंथ फिज़िक्स चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के हमने एक्सरसाइज के कुछ एमसीक्यू किए थे और ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो कि डिफरेंट बोर्ड पेपर में आए हुए हैं। इनको हम अभी से एक्सप्लेन करेंगे। मैं साथ साथ एमसीक्यू को समझाऊंगा भी। पहले मैं एमसीक्यू को पढ़ूंगा, आप लोगों ने साथ साथ देखना है कि गेस करना है कि कौन सा आंसर होगा। उसके बाद मैं लगाऊंगा आंसर। इस तरह से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितने % आपकी तैयारी हुई पड़ी है। तो स्टार्ट करते हैं कि पहला एमसीक्यू है कि व्हाट स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक पोल्स। यही हमने जब एक्सरसाइज के एमसीक्यू किए थे तो वहाँ पे ये पहला एमसीक्यू था कि मैग्नेटिक पोल्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहली हमारे पास पहला ऑप्शन है कि अनलाइक पोल्स रिपेल। एक हमारे पास पोल होता है साउथ और दूसरा होता है नॉर्थ पोल। दूसरा ऑप्शन है कि लाइक पोल्स अट्रैक्ट। तीसरा है कि मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट अफेक्ट ईच अदर। और डी है कि अ सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमारे पास मैक्सवेल की इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि जो मैग्नेटिक सिंगल पोल होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो पहले एमसीक्यू का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ये पहला एमसीक्यू था हमारा, एमसीक्यू नंबर 1। ये मैंने साथ में 1 लिख भी दिया है। दूसरा एमसीक्यू है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट। अब ये जो बार मैग्नेट है इसके इनसाइड क्या होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, और आउटसाइड क्या होती हैं। पहले मैं आउटसाइड की बात करता हूँ कि हमें पता है कि 2 पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अब मैं आउटसाइड की बात करता हूँ कि एस से हमारे पास एन से निकलना और एस से समा जाना, कि नॉर्थ पोल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में जाके समा जाती हैं। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती हैं आउटसाइड। अगर इनसाइड की बात करें तो ये इसका अपोजिट होगा, तो साउथ से नॉर्थ पोल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास बिल्कुल ठीक हो जाएगा दूसरे एमसीक्यूज़ का। तीसरा एमसीक्यूज़ है कि द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस डिटेक्ट कर सकते हैं हम किसके ज़रिए। इसका आप लोग ऑप्शन पहले देखें, फिर मैं बताता हूँ कि इसका ऑप्शन बनेगा मैग्नेटिक कंपास। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि अ टेम्परेरी मैग्नेट विच कॉजेज अ फ्लो करंट थ्रू अ कॉइल इज़। तो हमारे पास सीरीजली डिफाइन होगी इलेक्ट्रोमैग्नेट की, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे पास एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है। ठीक है। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हेल्प्स इन डायग्नोस द डिसऑर्डर ऑफ। ये जो हमारे पास दिमाग है, ब्रेन के जो डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए MRI करते हैं। अब से MCQ पूछ सकता है कि MRI किसका एब्रीवेशन है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिज्म एंड फोर्स ऑन अ करंट कैरियंग कंडक्टर, इनके बारे में कुछ MCQ हैं। द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोल देते हैं। इफ़ द करंट इन अ वायर विच इज़ प्लेस्ड परपेंडिकुलर, कौन कैसे रखी गई है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज। अब हमारे पास वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर पड़ी हुई है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में है। ठीक है, तो उसके जो मैग्नेटिक फील्ड है वायर के परपेंडिकुलर है और उसमें से करंट हमने बढ़ा दिया है। अगर लिखा कि एज द फोर्स ऑन द वायर विल। अब हमारे पास इसका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ से बच्चों को याद करना आसान होता है कि ILB साइन अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा मैक्सिमम होगा तो हमारे पास साइन अल्फ़ा साइन 90 डिग्री होगा, मैक्सिमम 1 होगा तो हमारे पास फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी।
तो हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज़ बन जाएगा। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट भी बुक के अंदर है, सेम एज इट इज़। ये एमसीक्यू जो है ये भी पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट है डीसी मोटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो डीसी मोटर है हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अगर इसके बरअक्स देखूँ तो जो एसी जनरेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगर आपसे इनका अलहदा पूछ ले तो इस तरह से आंसर आएगा कि जो डीसी है वो मोटर है वो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में और एसी जनरेटर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। या इस तरह से पूछ ले कि डीसी मोटर का इन्वर्स क्या है तो एसी जनरेटर, या एसी जनरेटर का इन्वर्स क्या है वो डीसी मोटर। अब अगर नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि डीसी मोटर्स में से कि विच पार्ट ऑफ डीसी मोटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल एवरी हाफ साइकिल। हर हाफ साइकिल के बाद कौन सा जो पार्ट है हमारे पास डीसी मोटर का जो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है, तो वो हमारे पास कम्यूटेटर्स होते हैं। डिवाइस विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे कौन सी डिवाइस काम करती है? इलेक्ट्रिक मोटर ही होती है हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे काम करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन डीसी मोटर कॉइल कैन रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड बाय एन एंगल ऑफ। कॉइल कितने एंगल पे हमारे पास रोटेट करती है? तो ये पूरे 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट करती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि डीसी मोटर कन्वर्ट। अभी मैंने ये डिफाइन पढ़ी है आपके सामने कि डीसी मोटर जो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, वही एमसीक्यू उसने घुमा के दे दिया है कि इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करना। तो इसके बारे में अगर आप बताएं, अभी ऊपर वाले एमसीक्यू में हमने पढ़ा है तो ये हमारे पास डीसी मोटर है। एमसीक्यू को उसने थोड़ा सा घुमा दिया है, घुमा नहीं दिया, उसका उलट पूछ लिया है। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइसिस वर प्रेजेंटेड बाय। ये हमारे पास माइकल फैराडे था, ना ही तो सीमन ओहम था, ना ही हमारे पास चार्ल्स कूलम्ब था, ना ही न्यूटन था, बल्कि हमारे पास ये था माइकल फैराडे था। ये हमारे पास 13 एमसीक्यू यहाँ पे हो चुके हैं। कुछ मज़ीद भी हम एमसीक्यू जो हैं इनको भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल को हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल में करती है। ये मैंने भी पहले इसके बारे में आपको बताया कि हमारे पास जो है एसी जनरेटर जो है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। एसी जनरेटर, अपने घरों में देखा होगा कि जब हम जनरेटर चलाते हैं तो हमारे पास बिजली आ रही होती है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में ही कन्वर्ट करता है। इसको याद रख ले तो डीसी मोटर इसके अपोजिट खुद ही याद आपको हो जाएगा। कि विच 15 एमसीक्यू है कि विच थिंग वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस। ठीक है, इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन है कि बैटरी, फिर सेल, मोटर और जनरेटर। कौन सी चीज़ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती है? हमारे पास जनरेटर ही होता है। माइकल फैराडे बिलोंग्स टू, ये हमारे पास पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, यूएसए, केएसए, रशिया। ये हमारे पास है इंग्लैंड से है। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ, जिसको हम वलायत भी बोलते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सर्किट इज़ इन अकॉर्डेंस विद लॉ विद कंजर्वेशन ऑफ। देखो जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, अगर इसको देखें जाए तो ये लेंज़ लॉ ने इसके बारे में एक्सप्लेन करता है, और लेंज़ जो लॉ है जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। इसको मैं थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा अगर एमसीक्यूज़ के हवाले से आता है तो। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास 18 कि अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल सेकेंडरी कॉइल प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेकेंडरी कॉइल जो है वो ईएमएफ इंड्यूस करती है। हमें पता है कि म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि प्राइमरी में करंट चेंज होने से सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होती है। लेंज़ लॉ इज़ मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। देखिए अगर मैं लेंज़ में देखूँ तो एल के बाद ई आता है, तो ये मैं स्टूडेंट्स को मैंने याद करने के लिए बताया हुआ है
कि लेंस में एल के बाद फ़ौरन ई आता है और ई फॉर एनर्जी, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में हमें बताता है। जैसे बर्नौली इक्वेशन जो है फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 में बी के बाद ई आता है, तो ई फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है। ट्रांसफार्मर इज़ यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू को चेंज करता है? चार्ज भी है, एनर्जी, पावर या फिर वोल्टेज। तो हमारे पास जो है ये वोल्टेज को, स्टेप अप जो है वो वोल्टेज को बढ़ा देता है, स्टेप डाउन जो है वो वोल्टेज को कम कर देता है। ट्रांसफार्मर इज़ यूज टू, पहला ऑप्शन है कि इंक्रीज वोल्टेज, दूसरा है इंक्रीज रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करता ही नहीं है। फिर ऑप्शन सी है कि बोथ ए एंड बी, जब सी में हमारे पास बी तो काम करता ही नहीं है, रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करता ही नहीं है, तो ऑप्शन सी तो हो नहीं सकता। बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, डी हो गया नन, तो ये नहीं होता। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस वोल्टेज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है। आ डिवाइस विच इज़ यूज टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द वोल्टेज, ये हमने भी डिफाइन पढ़ी, ट्रांसफार्मर ही है। एक ही बात को उसने घुमा फिरा के कर दिया है, मुख्तलिफ बोर्ड के पेपर में दिया हुआ है। ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन इसको बोलते हैं कि ये म्यूचुअल इंडक्शन पे हमारे पास काम करता है। तो चलो उसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट है कि सेटअप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर प्राइमरी पे नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हों, ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेप, और सेकेंडरी पे कम हो तो ये स्टेप डाउन होगा। अगर सेकेंडरी पे नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हो तो ये स्टेप अप होगा। प्राइमरी पे वोल्टेज कम होगा तो सेकेंडरी पे ज़्यादा होगा तो ये स्टेप अप, प्राइमरी पे वोल्टेज ज़्यादा और सेकेंडरी पे कम होगा तो ये स्टेप डाउन। तो अब यहाँ पे अप है तो अप में सेकेंडरी में वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए प्राइमरी की निस्बत। टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ 10, इट मीन्स, यहाँ पे गौर फरमाएँ कि टर्न रेशियो 10 है, तो इसको कि हमारे पास टर्न रेशियो होती है NS ओवर NP। अगर NS ओवर NP इक्वल टू 10 होगा तो जो PNP है जाके 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो NS इक्वल टू 10 NP, तो ऑप्शन सी बन जाएगा। ये कुछ पे इसका ऑप्शन लिखा होता है कि जो डी है कि ये VS इक्वल टू VP ओवर 10, तो ये प्रूव नहीं होता इसको, तो शायद पहले मैंने वीडियो में शायद ये लगवाया हो, लेकिन इसका ऑप्शन सी बन जाएगा। द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप है, हमें पता है कि ये वोल्टेज को इंक्रीज़ करता है, करंट को नहीं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिक्रीज़ द वोल्टेज को, ये इनपुट वोल्टेज को जो है जो उसको उससे पास आता है उसको डिक्रीज़ कर देता है। हैज़ मोर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसको गौर से पढ़ना है कि डाउन में डिक्रीज़ द इनपुट करंट, ठीक है, डिक्रीज़ द इनपुट वोल्टेज, हैज़ लेस नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, स्टेप डाउन में नहीं, तो हैज़ मोर टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, तो ये हमारे पास जो है स्टेप डाउन जो है वोल्टेज को कम कर देता है। एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन अभी मैंने बताया कि ये ट्रांसफार्मर में ही हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन का काम हो रहा होता है, ये प्रोसेस हो रहा होता है। नेक्स्ट MCQ है कि फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर वो होता है जिसमें पावर डिसिपेशन नहीं होती, तो पावर जो प्राइमरी पे होगी वो पावर होगी सेकेंडरी पे, जितनी पावर प्राइमरी कॉइल पे होगी उतनी ही सेकेंडरी में, तो PP इक्वल टू PS, P फॉर पावर, P पावर प्राइमरी पे और PS पावर ऑन सेकेंडरी पे। इन आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल में हमारे पास ये हमने बात भी की है कि पावर जो है रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, तो हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा कि पावर कांस्टेंट ही रहती है, पावर चेंज नहीं होती। लास्ट MCQ है कि फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, कि आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हमारे पास क्या रिलेशन है, कि पहला ऑप्शन है कि VP ओवर VS इक्वल टू IP ओवर IS, दूसरा है कि VS ओवर, तो VS ओवर VP इक्वल टू IS ओवर IP, ऑप्शन सी है कि VS ओवर IS इक्वल टू VP ओवर IP, ऑप्शन डी है कि VS ओवर VP इक्वल टू IP ओवर IS, तो ये हमारे पास ऑप्शन डी बनेगा, क्योंकि असल में जो आइडियल ट्रांसफार्मर की जो इक्वेशन होती है वो होती है VP IP इक्वल टू VS IS, ये हमारे पास ये इस रिलेशन से बन जाएगा,
के पावर वी आई, वी पी आई पी इक्वल टू वी एस आई एस। तो वहाँ से मैं रिलेशन बनाऊँ तो वी एस और वी पी इक्वल टू आई पी ओवर आई एस बन जाता है हमारे पास इजीली।